will study O-level physics chapter 1, that is motion, force and energy. And in motion, force and energy, the first topic is physical quantities and measurement techniques. यहाँ से start हम लेंगे. Okay, so फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट टेक्निक्स जो हैं बेसिक है, क्योंकि हर एक चीज़ वी हैव टू मेजर इट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मेजरमेंट टेक्निक्स. ठीक है, जिस तरह घर बनाने से पहले वी नीड सम स्केल, ठीक है, फीता, तो हम उसकी प्लॉट साइज मेजर करते हैं. तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी एरिया, फॉर एग्जांपल ऑफ ए हाउस, started with measurement. So we have to use this measurement techniques. Okay, so in measurement there are two things. One is scalar and other is vector. Scalar जो होता है वो the scalar has no direction, ठीक है, जबकि vector जो है वो उसकी specific direction होगी. So we have to understand this concept, ठीक है. And we can calculate graphically the resultant of two perpendicular vectors. ठीक है. Many physical quantities जैसा कि force and velocity है मैग्नीट्यूड, और इनकी डायरेक्शन भी होती है, यानी कि नंबर भी होता है इनका. फोर्स मतलब 2 न्यूटन लगाई है, 3 न्यूटन लगाई है, या वेलोसिटी इतने मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन भी होती है कि नॉर्थ है, साउथ है, किस डायरेक्शन में. तो ये वेक्टर्स हैं, ठीक है. When combining two vectors to find their resultant as a result, their size, you need to take into account any difference in their direction. अगर हम उनको सम करते हैं तो हम डायरेक्शन को देखना होगा. फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स है, हमने ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने लगाई, तो एक और फोर्स भी पैरेलल में लग रही है. वो अगर हम इसको ऐसे करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो एक नॉर्थ और थोड़ी सी वेस्ट की तरफ लग रही है, एक नॉर्थ और ईस्ट की तरफ लग रही है. तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल इसका 3 मैग्नीट्यूड है, इसका 2 मैग्नीट्यूड है. तो अब हम जब इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हमें जिस एंगल पे ये दोनों फोर्सेस प्लेस हैं, हम उसी एंगल पे इनको इकट्ठा करेंगे, फिर हम इनका रिजल्टेंट बनाएंगे, ठीक है. तो फिर ये 3 थी, ये 2 थी, तो अब हम देखेंगे कि इसमें से ये जो रिजल्टेंट होगा, दिस आर एक्चुअली दिस इज दी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया हुआ है. तो डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट. यूनिट्स एंड बेसिक क्वांटिटीज में हमारे पास द 3 बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, और यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन देम, यानी कि इसके जरिए आगे फर्दर वो हम ड्राइव करते हैं. और आजकल एक सिस्टम इंटरनेशनल कह रहे हैं, ये सिस्टम इंटरनेशनल जो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन और इवन पाकिस्तान का ओल्ड इंडियन सिस्टम जो था वो भी यूज़ होता था यूनिट्स के लिए, जिसमें हम किलो और, ठीक है, कोस और इस तरह की चीज़ें, ये हमारे पुराना सिस्टम था पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का कंबाइन. तो ये एक साइंटिफिक वे है लिखने का, 4, और इसको 4 टाइम 10, 3 टाइम 10 है, 4 × 10 is 3. ये बेसिक है. The small figure 1 to 3 are called power of tens, ठीक है, ये जो है 1 2 3 पावर ऑफ 10 है. The power shows that how many times the number has to multiplied by 10,
ठीक है. If the power is greater than 0 or divided by 10, if the power is less than 0, ठीक है. Note that 1 is written as 10 to the power 0. तो 10 to the power 0 होगी तो उसका मतलब 1 ही होता है. This way of writing number is called standard notation. इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं. लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है. और उसकी फर्दर जो यूनिट्स हैं वो डेसीमीटर है, वो 10⁻⁻1 या 0.1 मीटर होता है. सेंटीमीटर 0.01 मीटर होता है और मिलीमीटर 0.001 मिलीमीटर होता है. ये 10⁻3. माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है. नैनो 10⁻9 होता है. और इस तरह गीगामीटर भी होता है 10⁻9. ठीक है. इस तरह की बड़ी यूनिट्स जो हैं वो यूजली स्पेस के लिए यूज की जा सकती हैं. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली इसकी डिटेल थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगा. Every measurement of quantity is an attempt to find its true value and is subject to errors arising from limitation of apparatus. The number of figures called significance. Given for a measurement indicates how accurate we think it is and more figures should not be given than are justified. Sometimes जो ज़्यादा sensitive काम होते हैं उसमें हमें significant figure का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उससे error आ जाती है चीज़ों में. For example, a value of 4.5 for a measurement has two significant figures. इसमें 4 है और 5 है. 0.03 और 5 has 3 significant figures. इसमें 5, 8 और 3 है. ये 0 significant नहीं है. ठीक है. 3 being the most significant and 5 the least. 3 से ज़्यादा होती है significant और 5 जो उसका impact कम है वो तो इसलिए उसको least है. It is one we are least sure about since it might be 4 or it might be 6. क्योंकि आखिर में जब हम मेजर करते हैं तो आखिरी मेजरमेंट्स डाउटफुल होती है मेजरिंग किसी भी सिस्टम के अंदर. अगर हमारा कैलकुलेटर ये वैल्यू देता है दिस वुड बी रिटन एज 3.4. ठीक है. और if the measurements had two significant figure it would be written as 3.4. 2 अगर हमने 2 में लिखना है क्योंकि फिर बाकी ड्रॉप कर देंगे और इस आखिरी में एक ऐड कर देंगे. और अगर हमने वो डिपेंड करता है हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमें कहा गया कि इस हद तक रिपोर्ट करो. और अगर कोई इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा गया तो उसमें हम ये चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगी बल्कि ये चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर में होगी. ठीक है. अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. So test yourself. How many millimeters are there in these measurements? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है. 4 क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है तो 4 में 40 हो जाएंगे. 0.5 में 5 मिलीमीटर हो जाएंगे. 6.5 को 10 से 67 मिलीमीटर हो जाएंगे. 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. ये तो What are these lengths in meters? तो 300 सेंटीमीटर.
इसको मतलब इसकी कन्वर्जन जिस सिंबल करनी है ना, ठीक है। 300 यू विल डिवाइड विद द 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर हो जाएंगे, ये 5.5 हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा, 0.043 हो जाएगा, और 0.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। What are the following as powers of 10 with one figure before the decimal point? So we can just solve it. We have the right question, example 3 है, question 3A है, इसमें write the following as power of 10 with one figure before the decimal point. दूसरा 3500 है। तो इसको हम लिखेंगे 10 पावर, यहाँ पे डेसिमल यूजली होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 5.04 10 raised to power 2. Okay, similarly इसको हम लिखेंगे 27056 को 2.7 10 raised to power 1 2 3 4. So this is the solution. तो इसमें राइट दी और द फॉलोइंग इन फुल फॉर्म, 10 raised to power 3 की फुल फॉर्म क्या होगी, 3 जीरो लगा दी। 2 into 10 raised to power 6 की फुल फॉर्म क्या होगी, 10 times 6 लिख दी, 6 times 10 लिख दी, 1 2 3 4 10 10 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसको आप वैसे भी लिख सकते 1 2 3 4 5 6। तो ये सिंपल वी हैव टू राइट द थिंग्स। और इस तरह ये राइट क्वेश्चन 4 है, 4A है। सो राइट दिस फ्रैक्शन एज पावर ऑफ 10, तो 1 over 1000 है, तो पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो ये 3 है, तो ये 1 over 10 raised to power 3 हो जाएगा, और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा। इसी तरह से 7 over 100,000 है, तो 7 into 10 raised to power 5 हो जाएगा, इन 7, ये नीचे मल्टीप्लाई और प्लस में है ये, तो ऊपर जाके -5 हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन 4B है, express the following decimal as the power of 10 with one figure before the decimal point. तो ये 0.5 है, तो 1 फिगर बिफोर द डेसिमल पॉइंट है, तो इसको इधर मूव करें, 5 into 10 raised to power -1 हो जाएगी। 0.084 है, तो इधर 1 पॉइंट मूव करें, इधर 2, तो डेसिमल जो है यहाँ लाना है, तो 8.3 into 10 raised to power -2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में है कि 1 फिगर बिफोर डेसिमल पॉइंट हो, तो दिस इज 1 फिगर बिफोर डेसिमल पॉइंट, 1 फिगर बिफोर डेसिमल पॉइंट, सो दिस इज
वही इम्पोर्टेंट है एरिया का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। एरिया का हमें पता होना चाहिए कि एरिया कैसे होता है। यूजली एरिया फाइंड करने की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन आपने को कंस्ट्रक्शन करनी है तो प्लॉट साइज देखें, आपने को रोड करना है तो उसमें तो लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, तो ये चीज़ है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ कह दें, ठीक है। तो उससे कैलकुलेशन आपने एरिया करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसमें वो डिफरेंट होता है। उसमें एक बेस होती है, एक हाइट होती है। तो 1/2 बेस ज़रब हाइट होता है। अब अगर इस तरह की ट्राइंगल है तो ये तो हाइट हो जाएगी। अगर इस तरह की ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट फाइंड करें, ठीक है, बेस ज़रब हाइट। सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर करें, ठीक है, एरिया ऑफ रेडियस होता है। चलिए इसको हम थोड़ी सी व्हाइट बोर्ड पर इसके लिए एरिया मीटर मीटर्स मतलब लेंथ स्केयर में होता है। लेंथ की कोई भी यूनिट 1000 मीटर है। तो एरिया के मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ठीक है, तो इसका एरिया इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें, इसका एरिया बराबर होता है लेंथ ज़रा ब्रेड्थ। इसका एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो इसकी बेस और फिर ऊपर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। तो ये हाइट, ये बेस, तो इनको दो पे डिवाइड कर दें, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। ये सर्कल के एरिया के लिए सेंटर से रेडियस ड्रा करें, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है आर स्क्वायर। तो ये एरिया किसी भी यूनिट में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, जो जितनी भी स्पेस होती है, ठीक है, वो आपका वॉल्यूम होता है। यूनिट इसकी मीटर क्यूब में होती है या सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी हो, ठीक है। अब ये एक क्यूब है, उसके लिए लेंथ विड्थ है, ठीक है, ब्रीथ, ये ब्रीथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। मेयरिंग सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और इसका मेनिस्कस नीचे वाला नोट करना होता है, ठीक है। जो ये दीवारों के ऊपर भी होता है ना, एक्यूरेसी के लिए यहाँ से नोट करना होता है। ये एक्सटेंड करें तो ये इसकी सरफेस बनती है, ठीक है। वॉल्यूम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, तो उसकी ये उसकी हाइट है, ये उसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट ब्रेड्थ ज़रा लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास एक सिलेंडर है, तो उसकी ये आर है, ये उसकी हाइट है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास, ठीक है। तो इससे उसका वॉल्यूम निकलता है। एक एग्जांपल हम करते हैं। कैलकुलेट दी इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड विच इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है। लेंथ इज 40 सेंटीमीटर
width is 12 centimeter, height is 5 centimeter. तो वॉल्यूम उसका फाइंड करें, तो लेंथ विड्थ जरा हाइट को मल्टीप्लाई कर दें 40, 12 और 5 सेंटीमीटर, तो दैट इज द आंसर 2400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह वॉल्यूम उसका अगर आपने फाइंड करना है सिलेंडर का, तो उसका फॉर एग्जांपल रेडियस है 10 mm, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर, ये उसका रेडियस है और उसकी हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये चीज, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, 522/7, और क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं तो उनको सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करें, 10 को मिली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 10 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर 10 टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर होगा, 0.1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका h साथ मल्टीप्लाई कर दें 5, ठीक है, तो इसको 2 से चूंकि स्क्वायर में है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट टाइप यूनिट कन्वर्जन होता है, ये समटाइम ट्रिक्स होते हैं, ये मिलीमीटर में दी, ये सेंटीमीटर, तो यही से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मतलब टाइम ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ ऑफ द डे पे मुनसर होती है, टाइम मुख्तलिफ डिवाइसेस से पता है, आप सबको फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए एटॉमिक क्लॉक भी एक होता है जो सीजियम बेस्ड है। इसमें हम एक चलें करते हैं, द पेजेस ऑफ ए बुक आर नंबर्ड 1 to 200 and each leaf is 0.1 millimeter thick. If each cover is 0.2 millimeter thick, what is the thickness of the book? It's interesting. Figures are there in the length measurement of 2.5 सेंटीमीटर, इसमें सीन फिगर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये यहाँ 0 की सीन फिगर होगी क्योंकि अगर ये 0 की जगह 1 हो जाए तो ये चेंज हो जाता है रिजल्ट, ठीक है, यहाँ ये 0 सीन फिगर नहीं है, ये राइट साइड वाले सीन फिगर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट वाली 0 जो होती है वो अगर ये डेसिमल सीन फिगर नहीं होती। A rectangular block measures 4.1 centimeter by 2.8 centimeter by 2.1 centimeter. Calculate the volume. सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फिगर appropriate लिखें जितनी भी लिखें। What type of timer would you use to measure the period of a simple pendulum? How many oscillations would you time? प्रैक्टिकल वर्क का ये क्वेश्चन है, you have to make time measurements using a stopwatch or clock watch, इसमें हम टाइम मेजर करते हैं, a motion sensor connected to the data logger and computer would be used instead of stopwatch for this investigation. ये ज़्यादा सेंसिटिव एक्यूरेट होगा। Attach a small metal ball called bob to a piece of string and suspend it as shown in the figure 1.1.7. यहाँ पे जैसे है ये दिखाओ, ये मेटल पेंडुलम बॉब है,
स्पोर्ट है, स्ट्रिंग है, तो इसको ऐसे घुमा ए ओ बी इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। Find the time for the bob to make several complete oscillation. One oscillation is from A to O to B to O to A, यानी कि रिटर्न आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ आए। Repeat the timing a few times for the same period. आप इससे मेजर करें। The time for one oscillation is the period. एक oscillation जब मुकम्मल होता है तो इसको पीरियड कहते हैं। Determine the period of your pendulum. The frequency of oscillation is the number of complete oscillation per second. ठीक है, frequency 1/t होती है, calculate the value for your pendulum. Comment on how the amplitude of the oscillation change with time. कैसे चेंज होता है उस पर कमेंट करें। प्लान इन्वेस्टिगेशन इनटू द इफेक्ट ऑन टी ऑफ लॉन्गर स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग बड़ी हो जाती है तो क्या होगा, और बॉब अगर बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बड़ी लेंथ वाला बॉब, बड़ी लेंथ वाला स्ट्रिंग ले लेंगे और फिर दो मुख्तलिफ वेट्स के बॉब ले लेंगे, तो उससे आप पीरियड कैलकुलेट करेंगे। What procedure would you use to determine the period of a simple pendulum? Simple pendulum के लिए यही यूज करेंगे। In figure 1.1.7 the bob is first released at B। ठीक है, ये B पॉइंट पे अगर छोड़ते हैं, give the sequence of letters which correspond to one complete oscillation, तो उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, what type of timer would you use to measure the period of a simple pendulum? Simple pendulum stopwatch यूज कर सकते हैं। How many oscillation would you टाइम, कि कितने आपने उसका ऑसिलेशन मेजर करने हैं, एवरेज ले लें, 3-4 मेजर कर लें। हम है हमारे पास एक, उस पे एक बॉब लगा हुआ है, इसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब पॉइंट ए है, ओ है, बी है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। अब ये जो टाइम पीरियड होता है, अगर वो वहाँ यहाँ से हम रिलीज इट हियर, इट मूव्स हियर एंड देयर, इट गोज हियर एंड यहाँ पे आता है, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन फॉर एग्जांपल 1 मिनट है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इसका 1/t होता है। ठीक है, 1/60 अगर हम इसको सेकंड करें तो ये उसका पर सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, अगर बॉब बड़ा हो जाए तो टाइम या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या अगर ये स्ट्रिंग हम बड़ी करते हैं तो उसका टाइम या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये बेसिकली वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, इसमें नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x है, हाइट ऑफ पॉइंट P हम मेजर करते हैं। द रूलर चूजन एज स्पेस बिफोर द जीरो ऑफ स्केल, दिस इज शोन एट द लेंथ x। तो ये एक डिफरेंस है। द हाइट ऑफ द पॉइंट P is given by the scalar reading added to the value of x। स्केलर रीडिंग प्लस x है, तो स्केलर रीडिंग क्या है, 5.9 है 0 से यहाँ तक, तो x उसमें ऐड कर दें तो ये पॉइंट P की हाइट हो जाएगी। बट by itself the scalar reading is not equal to the height, it is too small by the value of the x। This type of error is known as the systematic error. Error is introduced by the system. A half meter ruler has the zero at the end of the ruler, so can be used without introducing systematic error। ठीक है, ये देखें,
ठीक है, वर्नियर कैलिपर में ये सिस्टमेटिक एरर कम होती है. When using ruler to determine a height, the ruler must be held so that it is vertical. If the ruler is at the angle to the vertical, systematic error is introduced. For example, vernier scale and micrometers. Length can be measured with ruler to precision about 0.5 mm. Some investigation may need a more precise measurement of length, which can be achieved by using vernier caliper or a micrometer screw gauge. वर्नियर स्केल ये शाफ्ट है, ये ड्रम है, ये फ्रैक्शन क्लच है. द कैलिपर्स शोन इन फिगर 1.9, ये 1.19. Uses a vernier scale. The simplest type enables the length to be measured 2.01 cm. It is a small sliding scale which is 9 mm long but divided into 10 equal divisions. One vernier division is 9 by 10 meaning 0.09 centimeter. यहाँ पे one end of the length to be measured is made to coincide with the zero of the millimeter scale and the other end with zero of the vernier scale. ये मिलीमीटर स्केल है और ये वर्नियर स्केल है. Nothing. That's right. We'll measure 0. It may sound like a silly thing to do, but we're going to do it for a couple of reasons. Let's do it and you'll see what I mean. You see, when the calipers are fully closed, measuring 0 width, you can see the places where you can take measurements. These surfaces are where the two parts of the calipers line up. You'll also notice that there are gaps in a couple of places on the calipers. These are not places to take measurements, so don't mess up by putting something in one of those gaps. Now, with the calipers closed, you can see where you're supposed to read the main scale. There are two scales on a vernier caliper, the main scale and the vernier scale. I'm going to erase the vernier scale and let you just look at the main scale first. You see, the 0 mark points to the place where you're supposed to read the main scale. Right now, it points to 0. Do you see that? Good. Let's read the main scale first. It's super easy. I'll close the calipers on this workpiece and we'll see what the main scale says. These marks represent whole millimeters. So the reading is 1, 2, 3, 4, 5 millimeters. Just be sure to look at the 0 mark and not at this part. That's a common mistake and it'll give you the wrong reading. So the reading is 5 millimeters. That's pretty easy, right? Before we move on to the vernier scale, let me show you what it's going to tell us, okay? Let's say when we looked at the main scale, the reading wasn't right on the mark like it was last time. Let's say it looked like this. See how the mark is between 5 and 6 millimeters? It looks like it's a little beyond halfway. You see, the vernier scale is going to tell us almost exactly how far over the mark is. Okay, you're ready to see the vernier scale, but I'm only going to draw the main part of it first. Now, you see the marks number from 0 to 10. Each of these marks represents a tenth of a millimeter. They're going to tell us the tenths of a millimeter, and here's how they work. Look carefully, and you will notice that one of the marks on the vernier scale lines up better with the main scale marks than the others. Which one looks like it lines up best to you? I'll zoom in and let you look. Let me show you a hint about where to look on the vernier scale to see where the marks line up. You see how our pointer was a little more than halfway between marks? That means the vernier scale will line up a little past halfway. Now, do you see the mark that lines up better than the rest? It looks like the 7 is lining up. The 7 means 0.7 millimeters. But this caliper can measure even more accurately than that.
I'll redraw all the marks and let you look again. Now, see that the mark next to the 7 lines up best. But what is the value of that mark? Remember how this caliper had a label that said 0.02 on it? That is what each mark is, 0.02 millimeters. Let's count up on the vernier scale to be sure we've got it. This 6 would be 0.60, the next mark 0.62, then 0.64, 0.66, 0.68, 0.70, then 0.72. The reading is 5.72 millimeters. Pretty neat, huh? I'm going to let you try a few. We're going to start off easy. I'm going to draw a caliper that only reads to the nearest tenth of a millimeter, just to be sure you're with me. I'm going to show you the overall picture first, then zoom in to let you see the vernier better. Okay? When you see Sparky's pause the video and write down what you think the reading is. The reading is 16.2 millimeters. Let me step you through it just in case you missed something. Here are the whole millimeters from the main scale. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, and you see how the reading is just past the 16 mark? So we'll look to the front of the vernier scale for where the marks line up. And there it is, at the 0.2 mark. So the reading is 16.2 millimeters. Got it? Okay, let's go for broke and see if we can read the full